नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला में चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नागरिक आंदोलन हमने पढ़ लिया, नागरिक विद्रोह पढ़ लिया और अब जो बारी है कंटेंट की वो है किसान आंदोलन। इसमें दो फेज होते हैं। 1857 से पहले किसान आंदोलन किस तरह से चलाया गया और 1857 के बाद क्या क्या हुआ, तो इन दोनों को फेजों को हम एक तरह से एक साथ ही पढ़ेंगे। वन शॉट वीडियो होगा, आधे घंटे के आसपास का वीडियो होगा। पीवाईक्यू भी होगा प्री और मेंस का, और एक ही वीडियो में आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी कि प्री और मेंस में कोई भी प्रश्न कहीं से आएगा आप आराम से उसे सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए, चैनल का नाम है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान, जो आपको बीपीएससी, यूपीएससी, पीसीएस, अदर पीसीएस, एसएससी और बिहार से संबंधित सारे एग्जाम, टीआरई, दरोगा, सचिवालय की तैयारी कराती है एक साथ, प्री और मेंस दोनों की। तो चलिए पढ़ते हैं किसान आंदोलन। किसान आंदोलन सबसे पहले देखते हैं 1857 से पहले और के बाद में क्या क्या हुए थे। सन्यासी विद्रोह, देखिए सन्यासी विद्रोह के बारे में हम पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन मुझे कुछ अलग से फैक्ट्स मिले तो मैंने उसे यहाँ पे डाल दिया है, तो दोबारा चर्चा करते हैं उसकी। तो 1763 से 1800 के बीच में ये हुआ था विद्रोह। जो क्षेत्र था वो बंगाल था। जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था मजनून शाह और भवानी पाठक, और साथ में देवी चौधरानी। ये तीनों ने मिलकर सन्यासी विद्रोह किया था। ये सन्यासियों और फकीरों द्वारा किया गया विद्रोह था। अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों को के तीर्थ यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे, तीर्थ यात्रा कर लगा दिया था। और 1770 के बंगाल के अकाल में भूमिहीन किसानों, विस्थापित जमींदारों, बर्खास्त सैनिकों और गरीबों के बीच जो विद्रोह ने जन्म लिया और इन्होंने विद्रोह किया, सन्यासी विद्रोह। विद्रोह में जो सन्यासी और फकीर हैं तो उन्होंने भाग लिया। फकीर मतलब बंगाल में घूमने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं का एक समूह होता था, ये सब उसमें शामिल थे, इसलिए इनको सन्यासी विद्रोह का संज्ञा दिया गया, नाम दिया गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे, उनके उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह पर का वर्णन है, उसी पर आधारित है यह उपन्यास। यहीं से वंदे मातरम भी लिया गया है। तो इस तरह से सन्यासी विद्रोह में जो कंटेंट पहले पढ़ा गया वो लगभग वही है, लेकिन कुछ नया है जो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। दूसरा विद्रोह जो हुआ था किसान आंदोलन, वो था नारकेल बेरिया विद्रोह। देखिए मैं विद्रोह लिख रहा हूँ या आंदोलन, आप समझिएगा वहाँ जो हुआ था उस समय आंदोलन क्या था, विद्रोह ही था। ठीक है। 1782 से 1831 पश्चिम बंगाल मीर निथार अली नेतृत्व करता थे, और इसको टीटू मीर भी कहते थे। और सशस्त्र विद्रोह था। जब मैं सशस्त्र की बात कहूँ, इसका मतलब हथियार उठाया था लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ। मुस्लिम किराएदारों ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया, जिन्होंने फ्राइजी और ब्रिटिश नील बागान मालिकों पर दाढ़ी कर लगा दिया था। उन्होंने कहा दाढ़ी रखोगे तो कर देना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने विद्रोह किया था। तो ये था नारकेल बेरिया विद्रोह। सन्यासी विद्रोह हम पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है पागलपंथी विद्रोह। इस विद्रोह के बारे में भी पीछे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। 1825 टू 1833 ये विद्रोह चला था, बंगाल में चला था। धार्मिक भिक्षु द्वारा निर्देशित एक किसान आंदोलन था ये। करम शाह और टीपू शाह ये थे, वो नेतृत्व करता थे। पागलपंथी और उनके साथियों ने जमींदारों और कंपनी की सेनाओं के खिलाफ किसानों को जमींदारों के अत्याचारों से बचाने के लिए यह विद्रोह किया था। टीपू शाह और उसके न्यायियों को 1833 में पकड़ लिया गया और मुकदमा चलाया गया। सरकार ने क्या किया, तो विरोध कर रहे किसानों की नई मांग को मान लिया, और जिनमें किराए की दर में कमी भी शामिल थी उसको मान लिया, और आंदोलन कई समूहों में विभाजित हो गया। इसके बाद में ये समाप्त हो गया। आगे देखते हैं क्या है। आगे है आपका इंडिगो विद्रोह, नील विद्रोह। देखिए नील विद्रोह जो चंपारण वाला है वो इससे अलग है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये इंडिगो विद्रोह है, नील विद्रोह है। ठीक है, नील दर्पण वाला। तो 1859-1860 में बंगाल में पावना जिला, पावना जगह है वहाँ, नादिया के पास ये शुरू हुआ था। और नादिया के ही विश्वास बंधु, जो विष्णुचंद्र विश्वास और दिगंबर विश्वास, दो बंधु थे, दोनों भाई थे। उन्होंने मालदा के रफीक मंडल और पवना के कादर मोल्ला, ये सब मिलकर इन्होंने विद्रोह किया था। इस विद्रोह को किया था, इंडिगो विद्रोह को, बंगाल में। बंगाल कई हिस्सों में किसानों ने यूरोपीय बंगाल मालिकों के लिए नील की खेती करने से इनकार कर दिया था। बंगाली बुद्धिजीवी जो थे वो इस मुद्दे को जनता के ध्यान में लाना चाहते थे, इसलिए ये विद्रोह किया गया था। किसानों ने भाले और तलवारों से नील के कारखानों पर हमला कर दिया। किराया मांगने वाले बागान मालिकों की पिटाई कर दी। सरकार ने क्या किया, 1869 में नील आयोग नियुक्त की, जिसने नील की खेती में होने वाले कुछ दुर्व्यवहारों को दूर किया, पूरी तरह से बंद नहीं किया। दीनबंधु मित्र एक हैं, जिन्होंने नाटक लिखा था एक 1860 में, नील दर्पण। उसमें बागान मालिकों के उत्पीड़न और किसानों के विरोध को दर्शाया गया है, और इसमें इंडिगो विद्रोह, नील विद्रोह का वर्णन है। प्रश्न पूछता है नील दर्पण क्या है, तो नाटक है। कब लिखा गया, 1860 में। किसने लिखा, दीनबंधु मित्र, और इसका उलट भी पूछता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला है दक्कन के दंगे या दक्कन विद्रोह। 1875 में पुणे, सतारा और अहमदनगर में दक्कन के दंगे हुए। कुनबी जनजाति ने किया था। कुनबी जनजाति ने बानी जनजाति के खिलाफ किया था। ये दोनों जनजाति क्या थे, ये आगे देखते हैं। दक्कन दंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था के विकास में ही निहित था। ठीक है। कुनबी मतलब कृषक जनजाति ने, कृषक जाति वर्ग ने
वनियों मतलब ग्रामीण साहूकारों के विरुद्ध किया था। ये कुनबी ने वानी के विरुद्ध। अब कुनबी कृषक जाति की तुलना में वानियों ग्रामीण साहूकारों को प्राथमिकता दिया था सरकार ने। न्यायालयों और नए कानूनों ने जातिगत भेदों और अधिक ध्रुवीकृत कर दिया। देखिए, जब न्यायालय में जाते थे तो वो वानी के पक्ष में यानी कि जमींदारों साहूकारों के पक्ष में देते थे, न्याय कर देते थे। तो और कानून भी उन्हीं के पक्ष में बना हुआ था, उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए। तो इससे क्या हुआ कि जो कुनबी जनजाति है, जो कृषक वर्ग थे, वो ध्रुवीकृत हो गए, एक साथ आ गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया वानी जनजाति के खिलाफ। ये आपस का विद्रोह था, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। ठीक है। किसानों ने साहूकारों को हस्तांतरित होने वाली जमीनों में वृद्धि हुई किसानों से। ठीक है। कुनबी जनजाति ने वानी जनजाति के खिलाफ विद्रोह किया ताकि उनसे उनके स्वामित्व दस्तावेज और गिरवीनामा छीना जा सके, जिन्हें वे उत्पीड़न के साधन के रूप में देखते थे। अगर इनका जमीन, इनका गिरवीनामा रखा हुआ है साहूकार के पास, तो वो इनको उत्पीड़ित करते थे। तो वो सारा छीनने के लिए डॉक्यूमेंट इन्होंने हमला किया था। साप्ताहिक बाजार में एकत्रित हुए सब बाजार में एकत्रित हुए एक जगह पर किसानों ने साहूकार पर हमला किया और ऋण अनुबंधों और बांडों को नष्ट कर दिया, बॉन्ड जो थे। ठीक है। विद्रोह को दबाने के बाद सरकार ने साहूकारों से किसानों को संरक्षण प्रदान करने के लिए 1779 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया। पहले ये क्या है, फूट राज के लोग पहले तो ज़्यादा दे दिया, लॉयल्टी दिखाने के चक्कर में ज़्यादा जो पावर है वो दे दिया बानी जातियों को, जिससे कुनबी जाति गुस्सा हो गई। और बाद में फिर उनको बोला कि भाई एक राहत अधिनियम बना देते हैं, कृषक राहत अधिनियम 1879 में, और आपको हम रक्षा करेंगे साहूकारों से ताकि आप हमारे साथ रहें। ये सब चाल था अंग्रेजों का। आगे पवना आंदोलन। ठीक है। 1873 टू 1885 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। बंगाल में ईशान चंद्र रॉय, शंभुनाथ पाल और खोदी मुल्ला ने किया था। किसानों ने अवैध रूप से संपत्ति जब्त करने, मनमाने ढंग से किराया बढ़ाने, बल प्रयोग करने, बार बार बेदखली कर देने और उत्पीड़न का सहारा लेने के विरोध में एक किराया विरोधी संघ का गठन किया और जमींदारों और उनके एजेंटों पर सशस्त्र हमले किए। पावना के यूसुफ शाही परगना के किसानों द्वारा संगठित कृषि लीग जो 1873 में बनाया गया था, इसने मुकदमेबाजी के खर्चों को कम करने के लिए धन जुटाया और जनसभाएं आयोजित करी। और सरकार ने सशस्त्र हस्तक्षेप के बाद ही इस आंदोलन को दबाया जा सका। तो सरकार जब तक लड़ाई ना करी, सेना नहीं लगाया, तब तक ये आंदोलन दबा नहीं पाई। बाद में किसान की शिकायतों को जांच करने की एक जांच समिति नियुक्त की गई, जिसके परिणाम स्वरूप ये एक अधिनियम लागू किया गया। बार बार यही होता था, आप दबा दो पहले, फिर एक अधिनियम बना दो, जांच समिति बना दो। आज भी यही होता है, ध्यान से समझोगे तो। आगे चंपारण आंदोलन, चैनल पर अलग वीडियो में पढ़ाया गया है चंपारण आंदोलन को, इसलिए मैं यहाँ पर इसको डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा। आप इसके बारे में पढ़ चुके हो पहले भी, जिसमें राजकुमार शुक्ला की बात आएगी, इसमें गांधी जी की बात आएगी और बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है बीपीएससी वाले स्पेशल सीरीज वाले वीडियो में। आप वहाँ जाके बिल्कुल देखिएगा, इसी चैनल पर है, मुफ्त है आपके लिए, देखिएगा प्लीज। खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं। 1918 में खेड़ा में, जो गुजरात में है, महात्मा गांधी के द्वारा यह सत्याग्रह चालू किया गया था। 1917 से 1917 टू 1978 में फसल खराब हुई थी और वस्तुओं की कीमत बढ़ गई, ये इकोनॉमी का लाभ है। ठीक है। और किसानों ने राजस्व में छूट मांगी, ब्रिटिश सरकार ने नहीं दी, विद्रोह हो गया। कोई आश्वासन न मिलने पर महात्मा गांधी ने गुजरात सभा की बैठक में सत्याग्रह का निर्णय लिया और हिंसक प्रतिरोध की अपील करी, लेकिन कुछ जगह पर हिंसा फैल गई और हिंसा फैलने की वजह से मोहनलाल कामेश्वर पांड्या और अन्य स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों को राजस्व संग्रह में संयम बरतने और जमीनों को जब्त न करने का आदेश दिया गया। ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में भारतीय समर्थन चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, अब तो टैक्स कम करते हैं, इनको अपने साथ मिलाते हैं, क्योंकि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है एका आंदोलन, 1921 में हुआ था, अवध में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। मदारी पासी नेतृत्व करता थे, लेकिन विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से फिजी से लौटे बाबा रामचंद्र ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। क्यों हुआ था यह विद्रोह? बहुत सारे कारण थे, मैंने लगभग यहाँ पर लिखने की कोशिश करी है। स्पेनिश फ्लू फैला हुआ था, 6 साल का सूखा था, कीमतों में वृद्धि हो गई, भोजन अनाज ईंधन की कमी हो गई, दर्ज किराए से अधिक किराया वसूला गया, किराया प्राप्तियों का वितरण किया नहीं गया, अतिरिक्त और मनमाने कर लगाए गए, अनाज पर लगने वाले किराया नगद किराए से अधिक किया गया, नजराना जो सेवा के रूप में अग्रिम अतिरिक्त भुगतान था उसको बढ़ाया गया, हरी बेगरी जबरन संबंध बेगारी की प्रथा और ठेकेदारों और करिंदों जमींदारों के एजेंटों जैसे बिचौलियों के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए या हटाने के लिए, खत्म करने के लिए बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में एक आंदोलन की शुरुआत की गई अवध में, उत्तर प्रदेश में। मदारी पासी भी संबंधित है इससे 1921 में। कांग्रेस और खिलाफत जो आंदोलन है उसमें भागीदारी ले रहे थे तब तक जब तक ये लोग सशस्त्र विद्रोह नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन की भागीदारी, मांगों को मनवाने के लिए सामाजिक बहिष्कार करना, सफाई कर्मी नाई और धोबी ने बहिष्कार कर दिया, धरना प्रदर्शन कर दिया, जनसभाएं आयोजित करी। जैसे से आंदोलन अधिक उग्र होता गया,
तालुकदार और जमींदार हिंसा का आक्रामक रूप विरोध करने लगा, आक्रामक रूप से विरोध होने लगा, तो कांग्रेस खिलाफत ने अपने आप को इससे दूर कर लिया और उसके दूर होने की वजह से ये इसका प्रभाव पूरे धीरे धीरे समाप्त हो गया। क्या है आगे है मोपला विद्रोह, मालाबार तट केरला में हुआ था, मोपला वहीं पे है। 1921 में मालाबार क्षेत्र केरल में हुआ था। नंबूदरी ब्राह्मण जमींदारों द्वारा मोपला किराएदारों का शोषण किया जा रहा था। यह विद्रोह शुरू में सरकारी विरोधी और जमींदार विरोधी था, लेकिन बाद में सांप्रदायिक रंग ले लिया। हिंदू मुस्लिम वाली बात हो गई लगता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए भूमि कानूनों ने जमींदारों, उच्च जाति के हिंदुओं को भूमि का एकमात्र कानूनी स्वामित्व प्रदान कर दिया था, जबकि मोपला वाले मुसलमान थे। मोपला समुदाय को उनके औपचारिक और पारंपरिक अधिकारों से वंचित किया गया और उन्हें लंबे समय से प्राप्त था। 1920 में क्या होता है कि मंजरी नामक जगह पे मालाबार जिला कांग्रेस कमेटी ने किराएदारों के मुद्दों का समर्थन किया और जमींदार किराएदार संबंधों को विनियमित करने के लिए कानून लाने की मांग की। इस दंगे में 10,000 लोगों की मौत हुई। हिंदुओं को जबरन इस्लाम अपनाना पड़ा। पोदानूर में तो केंद्रीय जिले में बंद रेलगाड़ी के डिब्बे में ले जाते समय मोपला कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना को व्यापक रूप से डिब्बा त्रासदी के नाम से जाना जाता है। डिब्बा त्रासदी कभी भी आएगा समझ जाना, मोपला विद्रोह से जुड़ा हुआ है। मोपला कौन थे? ये किराएदार थे और नंबूदरी जो थे वो ब्राह्मण थे। ठीक है, यह विद्रोह कई महीनों तक चला। समाप्त करने के लिए मार्शल लॉ लागू करना पड़ा सरकार को। विद्रोह को दबाने के लिए मालाबार स्पेशल पुलिस नामक एक नई पुलिस यूनिट इकाई भी स्थापित की गई। ये था आपका मोपला विद्रोह। आगे है बारदोली सत्याग्रह, लौह पुरुष की बात करते हैं। 1928 में गुजरात में हुआ था, वल्लभ भाई पटेल थे लौह पुरुष। अकाल और बाढ़ आया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी द्वारा करों में 22% की वृद्धि कर दी गई थी। इसके खिलाफ विद्रोह हुआ। सत्याग्रह के दौरान बारदोली सत्याग्रह पत्रिका एक दैनिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित होता था। भजन मंडली, पवित्र प्रतिमाएं, भूवास आदिवासियों को संवाद करने के लिए प्रयुक्त शब्द था, ये उसको लाया गया सबके सामने। इसी दौरान वल्लभ भाई पटेल जिन्हें आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाओं द्वारा सरदार भी उपनाम दिया गया। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने प्रदान करी थी। उस आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाओं ने। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। जून 1928 तक सरकार की शक्ति कम होने लगी थी। राज्यपाल परिषद के एक प्रमुख सदस्य चुन्नी लाल मेहता जो थे, उन्होंने किसानों से समझौता करवाया सरकार को, अंग्रेज का, और 3 समझौते पेश किए गए। पहला था, उन्होंने 5.7% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा, जो पहले 22% था, उसको घटा दिया गया। ये देख लो कितना नीचे आ गया। दूसरा, प्रशासन द्वारा जब्त की गई भूमि इस कर के भुगतान पर वापस कर दी जाएगी। अगर गया तो भूमि वापस होगी, भूमि ली नहीं जाएगी आपकी। तीसरा था, किसानों के समर्थन में सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने वालों को बहाल कर दिया जाएगा। जो क्या समर्थन में, किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे रहा था सरकारी नौकरी से, उनको फिर से बहाल कर दिया जाएगा। और ये 22 से 5.5 किया गया। क्यों किया गया भाई? जब बाढ़ और अकाल था तो माफ कर देते ना। आगे चलते हैं। अब है तेभागा आंदोलन। से पहले अखिल भारतीय किसान सभा, इस पर मैंने बहुत अच्छी कंटेंट दी है आपको बीपीएससी वाले स्पेशल वाले में। उसमें मैंने जो तीनों किसान सभा हुए थे सबके बारे में अच्छे से बताया है। अखिल भारतीय भी बताया, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सदानंद सरस्वती वाला अभी इसी चैनल पे है, फ्री है आपके लिए, आराम से पढ़िएगा। ठीक है, तो बिहार एक्सप्रेस सीरीज में दिया गया है। अब है तेभागा आंदोलन। तेभागा मतलब फसल के 3 हिस्से। ठीक है, 3 भाग, तेभागा। ओके, 1946-47 में बंगाल में हुआ था। बंगाल प्रांतीय कृषक सभा के जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने इसको चलाया था। बटाईदारों के आंदोलन ने भूमि की उपज का 2/3 हिस्सा अपने लिए और 1/3 हिस्सा जमींदारों के लिए मांगा था। परंपरागत रूप से बटाईदार उपज के 50% के आधार पर अपना पट्टा रखते थे। अब इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। बटाईदारों को बरगादार, अधियार आदि नामों से जाना जाता था। उनके नेतृत्व में बरगा मतलब बटाईदार किसानों की जमींदार वर्ग के खिलाफ लामबंद किया गया था। जमींदारी व्यवस्था का विरोध कर रहे किराएदारों ने अपने अभियान में एक नया नारा जोड़ा, जो था जमींदारी व्यवस्था का पूर्ण रूप से उन्मूलन कर दो। 50-50 भी नहीं दे रहे हैं तो उन्मूलन कर दो। लगभग 40% बटाईदार किसानों को भूस्वामियों द्वारा स्वेच्छा से प्रदत्त तेभागा अधिकार प्राप्त हो गए और अन्यायपूर्ण और अवैध कर वसूली को निरस्त या कम किया गया। पूर्वी बंगाल के जिलों में इस आंदोलन की सफलता सीमित ही रही, पश्चिम बंगाल में रही। ठीक है, पूर्वी बंगाल मतलब अब बांग्लादेश वाला इलाका। ठीक है, ठीक है। तेलंगाना आंदोलन की बात करते हैं। 1946 से 1952 आंध्र प्रदेश में यह आंदोलन हुआ था। स्थानीय जमींदारों और देशमुख, जिन्हें स्थानीय से डोरा नाम जाना था, द्वारा किए गए दमनकारी जमींदारी के खिलाफ यह आंदोलन किया गया था, जिसे निजाम का संरक्षण प्राप्त था। जो जागीरदार और देशमुख थे, जो कि स्थानीय रूप से डोरा नाम जाने जाते थे और जो कि जमींदार थे, उनके खिलाफ किया गया था और उनको निजाम का संरक्षण था, तो इसके ही विरुद्ध में यह किया गया था तेलंगाना आंदोलन। ठीक है, निजाम शासन की अस्वस्थ
आर्थिक नीतियों के कारण किसानों को उच्च कर चुकाने के लिए मजबूर किया गया। करों का भुगतान ना करने पर उन्हें जबरन श्रम वेट्टी करने के लिए मजबूर किया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल भी किया जाता था। देखिए जो तेलंगाना है, अब तो अलग स्टेट बन गया है, वो आंध्र प्रदेश का है, तो वहाँ 1946-52 ये इसलिए हुआ था ना क्योंकि वहाँ पर आपको पता था कि निज़ाम को तो बहुत मशक्क़त और बहुत लड़ाई झगड़े और पीट पिटाई के बाद शामिल किया गया था भारत संघ में, ठीक है। तो वहाँ निज़ाम वैसा ही था। तो यहाँ पे यही है कि किसानों ने विद्रोह क्यों किया, एक तो टैक्स ज़्यादा कर दिया है ना, और टैक्स नहीं दोगे तो फिर तुम जबरन श्रम करो, मतलब लेबर बन जाओ, इसके लिए मजबूर करते थे, ज़मीन छीन लेते थे उनकी, इसलिए विद्रोह किया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आंध्र जन संगम और आंध्र जनसभा AMS ने तेलंगाना के गरीब किसानों का मुद्दा उठाया है। जागीरदारों के अधीन काम करने वाले किसानों की समस्याओं के समाधान के सरकार पर दबाव बनाने हेतु 1940 में जागीर रयोतु संघम का गठन किया गया। जमींदारों और राजाकारों दोनों के खिलाफ गुरिल्ला शैली का सशस्त्र संघर्ष हुआ। यह हथियार भारत कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रदान किए गए थे। वेट्टी कर समाप्त कर दिया गया, ये हुआ परिणाम। भूमि का वितरण किया गया, ऋणों का निपटारा किया गया। मतलब जब सशस्त्र हुआ विद्रोह तो वेट्टी कर को समाप्त कर दिया गया, भूमि का वितरण किया गया और ऋणों का भी निपटारा कर दिया गया। इस तरह से हमने पढ़ा तेलंगाना आंदोलन। अब जो प्री में क्वेश्चन आते हैं या आए हैं इस चैप्टर से, उसके बारे में जानते हैं। मैंने थोड़ा तेजी से पढ़ाया है आपको, लास्ट वीडियो काफ़ी लंबा चला गया था, तो आप बोर ना हो जाएं, तो ये 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। आपको 2-3 बार पढ़ना है और सारा प्रश्न बनेगा किसान आंदोलन से। तो पहला है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस प्रसिद्ध उपन्यास में है? आनंद मठ, ठीक है, बंकिम चटर्जी द्वारा लिखित है। सन्यासी विद्रोह 1770-1820 बंगाल में अंग्रेजों की भूराष्ट्र नीतियों के खिलाफ हुआ था। पागलपंथी विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल में। पागलपंथी विद्रोह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय द्वारा करमशाह और टीपू मीर के नेतृत्व में जमींदारों के शोषण के खिलाफ चलाया गया था। ये डिटेल है। 1855-56 में हुए संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ BPSC वाले बिहार स्पेशल सीरीज में, ठीक है। फौजी आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? हाजी सरियतुल्लाह ने करी थी। यह बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ किसानों द्वारा और शिल्पकारों द्वारा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। नील दर्पण नामक नाटक, ठीक है, जो नील बागान मालिकों के अत्याचार को दर्शाता है, रचयिता कौन है? वो है दीनबंधु मित्र। नील दर्पण, ठीक है, ये नाटक है, मैंने पढ़ाया है पीछे। 1859-60 में प्रसिद्ध नील विद्रोह कहाँ हुआ था? वो हुआ था बंगाल के नादिया जिले में। इसी पर नील दर्पण है, इसी पे आपका नाम आता है दीनबंधु मित्र का। आगे चलते हैं। पाबना विद्रोह 1873 का मुख्य उद्देश्य क्या था? जमींदारों द्वारा गैर कानूनी ढंग से लगान बढ़ाने का विरोध किया गया था। आंसर है बी। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ किया गया था? नील की खेती करने वाले ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ। तीन कट्ठिया पद्धति थी कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर 1 बीघा का 20 बीघा कट्ठा होता है और 1 बीघे में, और उसमें से 3 कट्ठे पर आपको नील उपजाना ही पड़ेगा। और जिस कट्ठे पे, जिस जमीन पे नील उपजती थी वहाँ पर जमीन खराब हो जाती थी, इसलिए विरोध किया गया था। कुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी आए थे और सफलतापूर्वक ये चंपारण सत्याग्रह चला था। और इसके बारे में मैंने डिटेल से पढ़ाया है आपको, इस वाले वीडियो में नहीं, पीछे BPSC पाठशाला चौहान चैनल पर ही जो बिहार स्पेशल में वीडियो है, चंपारण सत्याग्रह पर अलग से वीडियो पे पढ़ाया है। अच्छे से पढ़िए उसको जाके, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? 1936 में लखनऊ में। इस पर मैंने डिटेल पढ़ाया है, ये भी वीडियो आप देख लीजिएगा। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी सदानंद सरस्वती। ये इस पर वीडियो बना हुआ है, आप आराम से जाके पढ़िए BPSC वाले स्पेशल सीरीज वाले में। 1928 में बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में गया था? वल्लभ भाई पटेल। यहीं के महिलाओं ने इसी आंदोलन में इनको सरदार की संज्ञा दी थी। तो यहाँ पे आपका PQ खत्म होता है प्री का। मेंस में किस तरह के प्रश्न आते हैं? 1857 से पूर्व के किसान आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी? क्या यह आंदोलन औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक सचेत राजनीतिक प्रयास चर्चा की थी? देखिए यहाँ पे भी मैंने प्रश्न डाला है, सन्यासी विद्रोह से है, संथाल से है, संथाल पहले पढ़ा चुका हूँ, सन्यासी इसमें पढ़ाया है मैंने, पहले भी पढ़ाया है। नील विद्रोह से है, चंपा सत्याग्रह मैंने पहले आपको पढ़ाया है। आप देखोगे जो भी प्रश्न है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, प्री और मेंस की दृष्टि से अच्छे से पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। आपको 2 बार 3 बार वीडियोज़ को देखना है। यकीन मानिए कहीं से कोई भी प्रश्न आएगा आपसे बाहर नहीं जाएगा, आप उसे आराम से बना पाओगे, प्री में भी मेंस में भी। लेकिन आपको 2-3 बार वीडियो देखना पड़ेगा। फिर भी आपको लगता है कुछ कमी है, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। और अंत में मैं बोलना चाहूँगा कि आपका वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम जनजातीय और सिपाही विद्रोह, ये सिपाही विद्रोह 1857 से इसको मत जोड़ना, वो 1857 बाद में शुरू होगा। सिपाही विद्रोह पहले भी हुआ था वो। तो हम जनजातीय विद्रोह जो भी हैं 15, 20 या 10, 12 जो भी है मेन, और लगभग सभी पढ़ लेंगे, कैसे प्रश्न पूछ देते हैं आजकल तो, और सिपाही विद्रोह को पढ़ लेंगे। और चैनल का नाम है BPSC पाठशाला विद चौहान। आपसे रिक्वेस्ट है आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बोलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
फैमिली में लोगों को करवाइए। ये जो मैं कंटेंट देता हूँ वो सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है, वो आपके नॉलेज के लिए भी है, आपको काम आएगा। और एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर आप बीपीएससी या बिहार की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या यूपीएससी या पीसीएस या फिर अदर एसएससी की तैयारी करते हैं, सबके लिए आपको प्री मेंस की तैयारी एक साथ हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप तब तक के लिए मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।